बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरे कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, कोई कंफर्म करे जी, आवाज़ आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर, ठीक है, आवाज आ रही। ओके। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कितने लोग हो गए हैं, चेक करो जरा। अच्छा जी, कल जो कुछ हमने पढ़ा, चलें इतनी देर में वो बात कर लेते हैं। उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलना यार, जरा रह कितना गया हमारा। हम्म 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 ओके, ठीक है। कितने हो गए? अच्छा जी, आज हम लोगों ने बैंक और कैश सिस्टम के ऊपर बात करनी है, यानी उसके जो रिस्क हैं वो क्या हैं, उन रिस्क को मद्देनजर रखते हुए हमने जो कंट्रोल बनाने हैं वो किन ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाने हैं, यानी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर कंट्रोल्स क्या हैं, और अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो ऑडिटर ने अप्लाई करने हैं वो क्या हैं। देखिए, ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं, ये सबसे सेंसिटिव जो है वो आइटम होता है, क्योंकि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मिस स्टेटमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑडिटर इस एरिया के अंदर जिस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करेगा वो ये होगा कि तमाम के तमाम जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू द एंटिटी हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी कंप्लीटनेस जो है वो हम इंश्योर करेंगे। कंप्लीटनेस की श्योरिटी के लिए ऑडिटर डिफरेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाएगा, लेकिन उसने उन प्रोसीजर्स पर पहुंचने से पहले यह डिटरमिन करना है कि एंटिटी का कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसने उसे एवेल्युएट करना है। उस एवेल्युएशन के अंदर उसने ये देखना है कि कैश और बैंक ट्रांजैक्शन में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और इस एरिया में हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैनेजमेंट ने उन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कंट्रोल बनाए हुए हैं, और ऑडिटर एवेल्युएट करेगा कि क्या वो कंट्रोल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो द टर्म कैश इज यूज बिलो टू में, ये तो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंपॉर्टेंट क्यों है। द टर्म कैश इज यूज बिलो टू मीन बोथ नोट्स एंड कॉइन्स। हमारे कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहरहाल जहां पर कॉइन्स की वैल्यू है वहां पर कॉइन के ऊपर भी उतना ही कंट्रोल चाहिए जितना नोट के ऊपर चाहिए। तो वो कह रहा है कि जी कैश के अंदर नोट्स भी आ जाएंगे, करेंसी नोट और कॉइन्स भी आ जाएंगे।
एंड आल्सो मनी एंड बैंक अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब हम नीचे कैश की बात करेंगे तो कैश का मतलब क्या है? करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड बैंक बैलेंसेस। ये सब के सब हम अभी जो हम आधा पौने घंटे की डिस्कशन करेंगे उसके अंदर बैंक कैश से मुराद ये तीनों चीजें होंगी। Many entities try to reduce the risk of misappropriation of cash। अब देखें ना, कि जब मैं कैश कह रहा हूं तो इसके अंदर सारी चीजें हैं, बैंक नोट्स भी उसमें आ गए। By arranging receipts and payment through their bank। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि हम ये कहते हैं कि ये जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है, ये जो क्या कहते हैं उसको, अगर ट्रांजैक्शन को बैंकिंग चैनल के जरिए मेंटेन किया जाए तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, रिसीट्स को भी और पेमेंट्स को भी, कि मिसअप्रोप्रिएशन। पेमेंट एंड रिसीट शुड नॉट बी इन कैश इन एन आइडियल कैश एंड बैंक सिस्टम। सो कैश पेमेंट्स आर आल्सो एन एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क। कैश पेमेंट इसलिए कहते हैं पोटेंशियल रिस्क की एरिया। पेमेंट्स माइट बी मेड टू अनऑथोराइज्ड पर्संस। अब ये क्या हो रहा है, ये रिस्क बता रहा है, ठीक है, कि पेमेंट्स के अंदर पहला रिस्क क्या है कि जी पेमेंट में बी मेड टू अनऑथोराइज्ड पर्सन और इंडिविजुअल माइट बी पेड मोर देन दे शुड बी पेड। कि एक तो पेमेंट अनऑथोराइज्ड लोगों को हो जाए, नंबर 2 उन लोगों को हो जाए जिन्हें पेमेंट नहीं होनी चाहिए, ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और तीसरा रिस्क क्या है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तीसरा रिस्क क्या है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। जब मैं कैश कह रहा हूं तो इसके अंदर सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल मनी रिसीव्ड टू बी रिकॉर्डेड करेक्टली, ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक्ड, all money held all money held as check notes and coins is properly safeguarded। ताला शाला, स्ट्रॉन्ग रूम, ठीक है, सेफ गार्ड होना चाहिए। देन ऑल पेमेंट्स आर प्रॉपरली ऑथोराइज्ड, और हर पेमेंट जो है वो विद ड्यू ऑथोराइजेशन जो है वो होनी चाहिए। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है? फिर उसने यहाँ पर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखे आपको समझाने के लिए। इधर मैंने बोला था अगर 4 कॉलम काम करना है तो इधर रिस्क आ गया, आगे क्या आ गया? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आ गए, हमने पीछे पढ़ लिए। हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के सामने उसने प्रिंसिपल कंट्रोल लिखे हुए हैं। देयर शुड बी सेफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पर्टिकुलरली कैश वाले एरिया के अंदर। कहते हैं एकेडमिकली किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो कैशियर है उसे अकाउंटिंग की ABC का भी पता नहीं होना चाहिए। कैशियर शुड नॉट बी द अकाउंटेंट ऑफ द एंटिटी। कैशियर जो है वो एंटिटी का अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि अगर वो अकाउंटेंट है तो वो कैश में प्ले करेगा और खुद ही उनकी एंट्री, मसलन एक कस्टमर ने 5 लाख की पेमेंट की है, उसी ने बंदे ने अगर एंट्री करनी है और उसे 50,000 रुपया चाहिए तो वो एंट्री 4,50,000 की डाल देगा, रिकॉन्सिलेशन में पड़ा रहेगा मामला। क्योंकि बड़े बिजनेसेस के अंदर लेन देन डेबिट क्रेडिट होता रहता है, कहीं सालों बाद जाके रिकॉन्सिलेशन होती है, ठीक है। उस वक्त जाके देख लेंगे कोई एंट्री उंट्री, फिर घुमा के उसका बैलेंस पूरा कर देंगे, किसी और कस्टमर का काम करके उसका पूरा कर देंगे। जब कोई इंडिविजुअल कस्टमर आएगा, बहुत कम होता है कि टोटल रिकॉन्सिलेशन होती है। हाँ, जो IT सिस्टम है उनके अंदर तो हर महीने हो जाती है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जरूरी है। अकाउंटेंट को कैशियर नहीं होना चाहिए। कैशियर को सिर्फ नोट गिनने आने चाहिए, उसे पता हो ये 5,000 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये फलाना नोट है, ये फलाना नोट, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? मैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी चेक कर लूंगा, मैं देखूंगा वाकई कैशियर और बंदा है और अकाउंटेंट और बंदा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी कंट्रोल ओवर रिसीट बाय
पोस्ट के जो बाय पोस्ट चेक्स वगैरह आते हैं, पे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये हेडिंग इस जगह दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये इधर आना चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल ओवर रिसीट बाय पोस्ट होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डाक के जरिए हमारे पास चेक, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट वगैरह आते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। ये ऑब्जेक्टिव है। कैसे अचीव करना है कंट्रोल, क्या प्रिंसिपल कंट्रोल है? देयर शुड बी सुपरविजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ मेल, कि जो बंदा डाक खोलता है ऑफिस में, उसकी सुपरविजन होनी चाहिए। 2 बंदे कम से कम इन्वॉल्व होने चाहिए। अब वहां भी मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस हैं, लेकिन चांसेस 50% रह जाते हैं। जब एक बंदा उसे खोल रहा है तो 100% चांसेस हैं। 2 बंदे खोल रहे हैं तो 2 बंदों का बेईमान होना जरूरी है। एक बंदा खोल रहा है तो एक बंदे का बेईमान होना जरूरी है। तो चांसेस जो हैं वो एकदम से 50% रह जाते हैं। देयर शुड बी ए लिस्टिंग ऑफ द ऑल मनी रिसीव्ड, कि आज क्या क्या चेक का है, मनी रिसीव्ड के अंदर कैश का मतलब डाक में कैश थोड़ी आता है, चेक आते हैं, उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए। मेल एंड चेक शुड बी डेट एंड स्टैंप होने चाहिए चेक के, ये चेक किस दिन रिसीव हुआ, डाक किस दिन आई है, ठीक है। ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा कि क्या वाकई मेल ओपनिंग प्रोसीजर को, कैश हैंडलिंग प्रोसीजर को ऑब्जर्व करेगा। चेक अमाउंट्स रिकॉर्डेड एज ए रिसीट फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट द रेमिटेंस एडवाइस, के ऑडिटर 2-4 रेमिटेंस एडवाइस लेके जो बैंक में पैसे जमा कराए हैं, जो रिसीट की समरी बनी है, उनको आपस में क्रॉस कर लेगा। आगे चलो, कैश सेल। कैश सेल के ऊपर मेरा प्रिंसिपल कंट्रोल क्या हो सकता है? ओनली ए रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी ऑथराइज्ड टू रिसीव कैश। अदारे के अंदर हर बंदा नहीं कैश रिसीव करने का मिजाज होना चाहिए, ठीक है। जैसे इधर आप आते हैं तो एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट कैश रिसीव करता है, हर बंदा नहीं रिसीव कर सकता। और एक ये बहुत बड़ा कंट्रोल है। कैश टिल्स एंड टिल रोल्स शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, ठीक है। कैश टिल किसे कहते हैं? वो जो कैश रजिस्टर अल-फतेह पे पड़े हुए हैं, ई मार्ट पे पड़ा हुआ है, जो कैश मशीन है, उसे कैश टिल्स कहते हैं। टिल रोल किसे कहते हैं? उस वो जो आपको बिल निकाल के देते हैं, उस बिल की कॉपी एक अंदर रोल होती रहती है। तो वो जो टिल रोल है वो एविडेंस होता है कि हमने इतना कैश रिसीव किया, ठीक है। तो कहता है टिल रोल यूज होने चाहिए और टिल मशीन यूज होनी चाहिए। अनदर पर्सन शुड चेक द एक्चुअल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द टिल रोल। शाम में इंस्पेक्शन हो, टिल रोल के ऊपर हर बिल का टोटल लगा हुआ है, वो उसका कंप्यूटराइज या मैनुअली टोटल करे और फिर जो कैश शाम में वो हैंड ओवर कर रहा है उसको टोटल करके देखे। रेस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉइज हु आर एबल टू रिसीव कैश। ज़ाहिर है ये ऊपर हमने कह दिया कि एक ही बंदा होना चाहिए, ये दोनों एक जैसी ही बातें हैं ये वाली, ठीक है। इफ द टिल रोल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड रिसीट शुड बी गिवन फॉर कैश। अगर टिल रोल नहीं आपका सिस्टम तो रसीद दें अपने कस्टमर को और उसकी एक कस्टमर कॉपी रखें। बाज का बिल मिलता है ना आपको, एक फोटो कॉपी वो नीचे रख लेते हैं, तो वो वाला काम करें। ऑडिटर क्या करेगा? चेक अमाउंट रिसीव्ड इन कैश बुक और ऑन टिल टू पे इन स्लिप द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। ये जो अमाउंट आई हैं टिल रोल में आई हैं, बैंक स्टेटमेंट में आई हैं, वो सारी आपस में क्रॉस हो रही हैं। चेक वेदर बैंकिंग आर मेड डेली, रोज बैंकिंग हो रही, ऑडिटर ने ये सारा ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। चेक पेमेंट्स आउट ऑफ कैश टेकिंग इफ एनी, कि कोई पेमेंट तो नहीं हुई, अगर पेमेंट हुई है तो क्या वो ऐसी जरूरी पेमेंट्स थी कि जो करनी पड़ गई हैं? ऐसे तो नहीं है कि जी हर पेमेंट ही कैश में होनी शुरू हो गई है। चेक फॉर एविडेंस दैट टिल रोल्स टोटल रिसीट टोटल चेक अगेंस्ट कैश रिसीव्ड। हमने कहा ना कि टिल रोल्स का टोटल और कैश रिसीव्ड चेक होना चाहिए, तो कहता है ये चेक करें कि क्या वाकई वो चेक हो रहा है। उसके लिए आपको उसके किसी के सिग्नेचर सारा कुछ उसके ऊपर मौजूद होगा। ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक्ड, ये मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कहता है देयर शुड बी डेली बैंकिंग इफ पॉसिबल, पॉसिबल है। द अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट रिसीव्ड शुड बी रिकॉर्डेड एंड सब्सिक्वेंटली चेक्ड अगेंस्ट द अमाउंट बैंक्ड, कि डेली की कैश बुक में रिसीट हो और फिर वो कैश बुक से पेमेंट डल के कंट्रा एंट्री डल के बैंक में चली जाए, वो डिपॉजिट होना चाहिए। ऑडिटर क्या चेक करेगा?
चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंकिंग रिसीट, कि अगर डेली हो रही है तो इसका मतलब ठीक है। चेक दैट रिसीट्स आर रिकॉर्डेड, और ये चेक करे कि क्या वाकई जो कैश बुक में रिसीट रिकॉर्ड हो रही हैं और फिर बैंक में जा रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि अच्छा यार तुम बैंक में तो जमा कराओ, कैश बुक में बाद में एंट्री करते रहेंगे। ये काम बड़ा खतरनाक है। वो अगर कुछ कैश पर्सनली यूज कर लेगा तो वो बैंक में उतना जमा कराएगा जितना उसके पास होगा, लिहाजा वो कैश बुक के अंदर कोई एक आध एंट्रीज अगले दिनों में ले जाएगा क्योंकि वो उसने इस्तेमाल किया हुआ होगा। उसे हम टीमिंग एंड लेडिंग कहते हैं ऑडिटिंग की लैंग्वेज के अंदर, जब आप बिजनेस का कैश यूज करते हैं। आगे चलें। प्रॉपर सेफ गार्ड, ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रिस्क क्या था कि चेक चोरी हो जाए, पैसे चोरी हो जाए, मिस अप्रोप्रिएशन हो जाए, तो उसकी जो सेफ गार्डिंग है वो जरूरी है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सेफ गार्ड हो। ये सिंपल सेफ गार्ड है यार, कि जी नया बैंक अकाउंट खोलने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ये ना हो कि आपका स्टाफ ने किसी ने खुद ही बैंक अकाउंट खुलवा लिया आपका, और वो कंपनी के अकाउंट आमतौर पर एम्प्लॉय भी साइन कर सकते होते हैं, जाली रेजोल्यूशन पास की, मोरे शोरे लगाई। अब बहुत मुश्किल है, पहले तो बड़े आराम से खुल जाता था। अब चूंकि बायोमेट्रिक होता है डायरेक्टर्स का तो वो नहीं हो सकता, पहले होता था ऐसे। लेकिन फिर भी फ्रॉड करने वाले का एक अपना मेंटल लेवल होता है, तो अभी भी फ्रॉड तो हो रहे हैं। तो कहता है नया अकाउंट खोलने के ऊपर जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये एक कंट्रोल है कि न्यू कंट्रोल शुड बी ओपन विद प्रॉपर प्रोसीजर। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर एंड होल्ड चेक्स। हर बंदे के पास चेक बुक नहीं होनी चाहिए। लाइक मेरे ऑफिस में जो चेक बुक्स हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं, इधर कॉलेज में जो चेक बुक्स हैं वो एमएस साहब के कंट्रोल में हैं। ठीक है, या मेरे कंट्रोल से मुराद ये है कि मेरे या मेरे स्टाफ के किसी एक बंदे के कंट्रोल में, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये जो प्रॉपर कंट्रोल ऑन चेक बुक्स है वो भी एक कंट्रोल है। देयर शुड बी सेफ कस्टडी ऑफ चेक बुक्स, लॉक की एंड लॉक का सिस्टम होना चाहिए। इन ए मैनुअल सिस्टम देयर शुड बी नो प्री साइन चेक्स, प्री साइन चेक नहीं होने चाहिए। प्री साइन चेक का मतलब है कि चेक आपने पहले से साइन करके दिए हुए हैं। ये बड़ा खतरनाक काम है क्योंकि वो वाले चेक जो हैं वो किसी रॉन्ग पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। इन एन आईटी सिस्टम देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंट्रोल ओवर एक्सेस टू प्री साइन चेक सच एज बीइंग केप्ट। आईटी सिस्टम के अंदर ना ई साइनिंग होती है। ई साइनिंग से मुराद ये है कि सिस्टम के अंदर ही साइन उसके ऊपर प्रिंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? चेक भी कंप्यूटर से ही बनता है, फिजिकल चेक बुक्स नहीं होती, और वो उसी तरह शॉर्ट फॉर्म में ही बैंक के पास चला जाता है। तो वो जो ई सिग्नेचर्स हैं, वो जो बंदा ऑथोराइज है वो साइन करने के लिए उसका एक पासवर्ड होगा, वो अपना पासवर्ड एंटर मारेगा तो वो चेक साइन हो जाएगा। तो कहता है उसके ऊपर भी कंट्रोल होना जो है वो जरूरी है, उसका पासवर्ड, ऑथराइजेशन कोड वगैरह। अच्छा, ये जो उसने लिखा ना प्रॉपर सेफगार्ड शुड एग्जिस्ट ओवर मनी हेल्ड, ये बैंक बैलेंसेस की अभी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, आगे वो कैश की बात करेगा। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वो जो न्यू अकाउंट ओपन करने का एक प्रोसीजर बना हुआ है उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व विच इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व विद कंपनी चेक, के कौन से लोग चेक बुक्स में इन्वॉल्व हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है ये नहीं है। इंक्वायर एज टू कस्टडी ऑफ चेक बुक एंड चेक टू सी वेदर एनी चेक्स आर बैंक और प्री साइन। आईटी सिस्टम के अंदर को टेस्ट डाटा डाल के कोई डमी एंट्री करने की कोशिश करके देखेगा ऑडिटर कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। किसी के साइन, ई साइनिंग जो है वो कोई कस्टमर, वो कोई ऑथराइज कोड डालने की कोशिश करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं, वार्निंग आ जाएगी सिस्टम के ऊपर। आगे चलें। उसके बाद कैश के ऊपर आपका क्या कंट्रोल है? कहते हैं नोट्स एंड कॉइन्स शुड बी केप्ट इन सिक्योर प्लेस सच एज सेफ। बड़ी गल है, पता है ना ओनली अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शुड हैव एक्सेस टू द कैश। ठीक है जी, रिसीट्स ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश मस्ट बी रिकॉर्डेड। ये कंट्रोल कैश के ऊपर है। ऑडिटर क्या करेगा जी? ऑब्जर्व कैश कस्टडी प्रोसीजर, रिव्यू द नेचर ऑफ द कैश पेमेंट मेड। ठीक है, तो ये कैश के ऊपर प्रोसीजर्स हैं। पीछे हमने बैंक के ऊपर प्रोसीजर पढ़े थे। अब आखिरी चीज है
ऑल पेमेंट शुड बी प्रॉपरली ऑथोराइज मेड टू द करेक्ट पर्सन, एंड ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अनऑथोराइज पेमेंट हो जाएंगी, ये रिस्क है, ऐसा ना हो, ये ऑब्जेक्टिव है। और पेमेंट्स में भी बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट जो है वो दोनों आ जाएंगे। चेक रिक्विजिशन फॉर्म बनता है जी, वो बनना चाहिए। जब किसी को चेक इशू करवाना होता है वो एक फॉर्म बनाता है, फॉर्म बना के अपने डिपार्टमेंट हेड से साइन कराता है, करा के वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करवाता है। अकाउंट वाला चेक बनाता है, चेक बना के सिग्नेटरी के पास ले जाता है, वो चेक करता है कि रिक्विजिशन है, किसी ने वेरीफाई, फिर जाके वो चेक साइन होना चाहिए। कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वंस चेक हैज बीन प्रिपेयर्ड। और फिर कैंसलेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि जब वो आपने किसी इनवाइस के अगेंस्ट चेक बना दिया तो उसके ऊपर ठप्पा लगना चाहिए पेड। उसकी वजह क्या है कि वो इनवाइस डुप्लीकेट ना हो, वो दोबारा पेमेंट के लिए ना आ जाए। डुप्लीकेट होना और बात है, वही इनवाइस दोबारा पेमेंट के लिए ना आ जाए। तो लिहाजा कहता है जी एज फार एज फॉर पेमेंट वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। देयर शुड बी एस्टैब्लिश अथॉरिटी लेवल फॉर द, ठीक है, कहता है जी अथॉरिटी लेवल होने चाहिए कि 10,000 का चेक फलां बंदा साइन करेगा, 50,000 का फलां करेगा, 5 लाख का फलां करेगा, तो ये भी एक कंट्रोल है। पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली, यस, पेमेंट फौरन रिकॉर्ड होनी चाहिए। आम तौर पर ये जो फ्रॉड्स हैं वो पेमेंट की डिले रिकॉर्डिंग से होते हैं। ऑल चेक मस्ट बी नंबर्ड सीक्वेंशली, ये तो बैंक ही नंबर करके देता है, ठीक है। अगर ना भी हो तो हमें उनको इशू भी सीक्वेंशली नंबर्ड ही करना चाहिए। ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू पेड चेक्स फॉर पे डेट अमाउंट सिग्नेचर, किसको पे कर रहे हैं, एग्री पेमेंट्स विद चेक बुक, ठीक है। और अल्टीमेटली रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट, रिव्यू द सब्सिक्वेंट चेक नंबर अबव अंडर सेफ गार्डिंग प्री साइन चेक। अगर खुदा न खास्ता को प्री साइन करने भी पड़ जाते हैं तो वो सेफ गार्ड होने चाहिए। मसलन डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहा है तो वो कुछ चेक साइन करके दे के जा सकता है, लेकिन वो सेफ गार्ड होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ऑडिटर ने वो सेफ गार्ड डिटरमिन करना है, ठीक है। आगे चलें। कैश एंड बैंक खत्म हो गया, अब हम आ गए हैं पैटी कैश के ऊपर। अब इसमें उसने रिस्क नहीं दिए हुए, ठीक है, तो रिस्क भी यहीं पर दिया हुआ है, टू अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैटी कैश बीइंग स्टोलन। तो रिस्क क्या हुआ, अगर मैं ऊपर इधर रिस्क भी लिखना चाहूं कि पैटी कैश चोरी हो सकता है जी, पहला रिस्क ये है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको अवॉइड किया जाए, इस कि वो चोरी ना हो। फिर रिस्क क्या है, स्पेंडिंग प्रॉपरली, के जी अनऑथोराइज स्पेंडिंग हो जाए, ये रिस्क है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसा ना हो, अनऑथोराइज स्पेंडिंग ना हो। द ओनली करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश आर विड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू गो इनटू द पेटी कैश, ठीक है, कि जो इम्प्रेस सिस्टम में जितना कैश अलाउ किया हुआ है उससे ज्यादा कैश जो है वो पेटी कैश में चला जाए, ठीक है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसा ना हो। टू इंश्योर दैट ऑल स्पेंडिंग आउट ऑफ पेटी कैश इज अकाउंटेड फॉर। ऑल स्पेंडिंग जो है ये ना हो कि पैसे जो हैं वो आप पर्सनल यूज करते रहें और रिकॉर्डिंग करें ही ना। एक्चुअली रिकॉर्ड आपके दिन में ये आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग ना करने से पर्सनल यूज के पैसों का क्या ताल्लुक। जब आप पूरा महीना रिकॉर्डिंग नहीं करते तो इसका मतलब है पैटी कैश का 1 लाख रुपए आपके पास है, उसमें से खर्च 60,000 हुआ है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा 60,000 खर्च हुआ है। तो आप वो रिकॉर्डिंग पेंडिंग करके वो पैसे खुद खर्च करते रहते हैं, और जब मंथ एंड होता है तो आप या तो वो पैसे वापस डाल देते हैं बिजनेस में, पेटी कैश में, या किसी से पकड़ दकड़ के वो पूरे कर देते हैं, और उस वक्त फिर सारी एंट्रीज भी कर लेते हैं और पूरा करा देते हैं कि सब ये कैश पूरा है। रोज का रोज पेटी कैश रिकॉर्ड किया जाए, और वो जो बैलेंस इन पेटी कैश है वो रोज सेफ के अंदर जो है वो कंफर्म किया जाए, तो ये अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है। कंट्रोल्स क्या हैं जी, द मैक्सिमम अमाउंट हेल्ड इन पेटी कैश शुड बी रिस्ट्रिक्टेड 1 मंथ वीक। कहता है जी लंबी चौड़ी अमाउंट पेटी कैश में नहीं देनी चाहिए। पेटी कैश शुड बी केप्ट इन लॉक्ड कैश बॉक्स, ठीक है, इन द ऑफिस सेफ, ठीक है। ये कुछ और वो कह रहा है जी, पेटी कैश जो है वो कैशियर की जेब में नहीं होना चाहिए, वो एक लॉक्ड कैश बॉक्स होना चाहिए जो कि फिर ऑफिस की
सेफ में रखा जाना चाहिए, यानी वो बाकी कैश से उसे अलहदा सेफ का भी हो कि वो सेफ में रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी वो एक गल्ला, एक बॉक्स अलहदा हो जिसके अंदर वो लाख 1.5 लाख रुपया अलहदा से पड़ा हुआ हो। दिस इज अ बेसिक फिजिकल कंट्रोल ओवर द कैश। ठीक है, कहता है लॉक ड्रॉर इन द अकाउंटेंट्स डेस्क, कहता है जी ये लॉक होना चाहिए। तो ये एक फिजिकल कंट्रोल का है हमारा सोर्स। आगे चलिए। ऑल विड्रॉल ऑफ पैटी कैश शुड बी रिकॉर्डेड ऑन पैटी कैश वाउचर्स। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं। ऑल पैटी कैश स्पेंडिंग शुड बी ऑथोराइज्ड इन एडवांस। रिसीट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द पैटी कैश स्पेंडिंग व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू टॉप अप। टॉप अप का मतलब होता है जैसे हम बैलेंस लेते हैं, फोन का टॉप अप करवाते हैं, इसी तरह पैटी कैश में जो इंटरेस्ट में पैसे खर्च हुए दोबारा डाले उसे टॉप अप करते हैं। देयर शुड बी ओकेजनल चेक्स। हाँ, कहते हैं जी पैटी कैश के ऊपर जो है वो जो है वो सडन विजिट होना चाहिए। किसी दिन डायरेक्टर साहब जाते जाते आ जाए कैशियर के पास, लाओ यार जरा पैटी कैश बुक चेक कराओ। एक तो वो मुकम्मल होनी चाहिए, उसका बैलेंस निकला होना चाहिए, दूसरा कहना यार जरा बॉक्स निकालो पैटी कैश वाला, उसमें कैश कितना है, ये होता है। There should be a system for the regular recording of petty cash expenses in the petty cash book. Each entry in the petty cash book should include the voucher number to provide check that expenses are recorded. A check on completeness कि जी सारे उसके ऊपर नंबर लगना चाहिए ताकि जितनी भी रिसीट्स हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, जो भी छोटे मोटे बिल पैटी कैश के आएंगे। आगे चलें। ये अब पीछे जाएं जरा। ये बेसिकली क्या है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हैं जो कि मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकती है और ऑडिटर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल का हेडिंग नहीं है। पीछे जाइएगा जरा, ये देखें, ना रिस्क का हेडिंग है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल्स हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो ये जो आगे कंट्रोल ही लिखे हुए हैं, इनमें इन चीजों को ऑडिटर जब टेस्ट करेगा तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाएंगे। ठीक है, चलें जी आगे। ये आ गया जी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सिस्टम एंड नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के लिए एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, क्योंकि नॉन करंट एसेट जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली हम खरीदते नहीं हैं, तो कभी एसेट किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम खरीदेंगे। ठीक है, लिहाजा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इन्वेंट्री के अंदर जो है वो इन्वेंट्री भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जो कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनकी फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। The test of control suggested below do not repeat tests which have been dealt with in respect of sale and purchases. The test here focus on the aspect of the primarily inventory movements. ये कहता है जी परचेज, इन्वेंट्री का तल्लुक परचेज से है ना और सेल से है, कि परचेज होती है तो इन्वेंट्री बढ़ती है, सेल होती है तो इन्वेंट्री। कहता है वो वाले जो परचेज और सेल के कंट्रोल हैं वो अपनी जगह पर हैं। यहाँ हम जो इन्वेंट्री के कंट्रोल डिस्कस कर रहे हैं इनका मेनली ताल्लुक इन्वेंट्री मूवमेंट्स के साथ है। इन्वेंट्री मूवमेंट में इन्वेंट्री की जो मिस अप्रोप्रिएशन है उसके साथ है। मेन रिस्क क्या है जी, मेन रिस्क इन्वेंट्री की ये अब उसने रिस्क बताए हुए। ठीक है जी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर इनएक्यूरेट, inventory may be stolen or damaged, inventory may be valued at incorrect amount, too little inventory may be held, ठीक है, too much inventory may be held। ये रिस्क है कि जी आपने बहुत कम इन्वेंट्री जो है वो होल्ड की हुई हो। जरा थोड़ी तबीयत साफ करनी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, अली रजा, जब मैं फोन ना लूं तो मेरा भाई मुझे आप बार बार फोन ना किया करें, मैं किसी जगह बिजी हूंगा, आपसे ज्यादा मुझे ख्याल है आपका, मैं आपको कॉल करूंगा। अच्छा जी, आगे चलें। अब आ गया जी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अब पीछे जो उसने रिस्क बताए हैं ना, पीछे जाए जरा, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों के अब वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताने लगा। रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, फिजिकल सेफगार्ड और इसी तरह से वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये चार उसने हिस्सों में डिवाइड कर दिए
जो हमारे रिस्क थे उनको और उनके आगे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को। तो रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, इस सारी का ताल्लुक इन्वेंट्री की मूवमेंट के साथ है। परचेज के प्रोसीजर अपनी जगह पर है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक्यूरेट एंड इंक्लूड ओनली आइटम्स बिलोंगिंग टू द कंपनी। ऑल इन्वेंट्री मूवमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑथोराइज्ड, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इसके लिए हमने कंट्रोल क्या बनाया, प्रिंसिपल कंट्रोल। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्या मतलब है, ऑर्डरिंग इन्वेंट्री, कस्टडी ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, डिफरेंट लोग होने चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल इश्यूज ऑफ मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टोर। इन्वेंट्री इशू करवानी है तो डीओ बनना चाहिए, गुड रिसीट नोट बनना चाहिए, इन्वेंट्री आएगी तो ये कहता है जी मूवमेंट के डॉक्यूमेंट हो। ऑल गुड रिसीट शुड बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड, अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। ये मेरे कंट्रोल है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को चेक करेगा कि क्या वाकई ऑर्डर देने वाले, ऑर्डर लेने वाले, काउंटिंग करने वाले लोग डिफरेंट हैं। एक चीज ये होगी। The auditor can look evidence that inventory movements as recorded in the inventory department agree with the dispatch documents। कि जो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में हुई है, एक तो वो सेग्रीगेशन ड्यूटी ऑब्जर्व करेगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ। नंबर 2, जो इन्वेंट्री मूवमेंट हुई है उसको वो चेक करेगा। The auditor should look for documents providing evidence that inventory movements are properly authorized। कि इन्वेंट्री मूवमेंट जो हैं वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड हैं। The auditor should also look for compliance with access restrictions। access restriction का मतलब है कि इन्वेंट्री किसकी पहुंच में है, उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लगाई गई हैं। कोई स्कैनिंग सिस्टम है, कोई लॉक है, वट एवर। दैट इट शुड ऑब्टेन कंफर्मेशन दैट पीरियोडिक इन्वेंट्री काउंट्स आर, ठीक है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री काउंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। फिजिकल सेफ गार्ड, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिकली सेफ गार्ड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंट्रोल उसके ऊपर बने हुए होने चाहिए, ऑडिटर को उन्हें कंट्रोल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, आगे चलें। वैल्यूएशन, इन्वेंट्री शुड बी करेक्टली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रिस्क था ना कि इन्वेंट्री रॉन्गली वैल्यू हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे वैल्यू हो। प्रिंसिपल कंट्रोल क्या है, IS2 should be applied। There should be procedure for identifying obsolete and slow moving inventory item। ठीक है, कहता है जी वैल्यूएशन के लिए IS2 अप्लाई करें, ये बहुत बड़ा कंट्रोल है, वैल्यूएशन हो जाएगी। फिर जो एब्सोल्यूट और स्लो मूविंग आइटम है उनको आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उसके ऊपर आपने प्रोविजन डालना होता है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा टेस्ट बेसिस पे कि IS2 को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड एट ऑल टाइम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री लेवल कितना रखना चाहिए। आप कॉस्ट काउंटिंग पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर आपने वो क्या होता है सेफ्टी स्टॉक लेवल और ये वो ऊट-पटांग चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली मेंटेन करना है। EOQ आपने ऑर्डर कब करना है और कितनी आपको इन्वेंट्री रखनी चाहिए कि ना आप स्टॉक आउट हो और ना आप ओवर स्टॉक हो। स्टॉक आउट होने का मतलब है आपको कस्टमर ऑर्डर करे, आपके पास स्टॉक ही ना हो। ओवर स्टॉक का मतलब क्या है कि आपके पास इतना स्टॉक हो कि वो सालों साल पड़ा रहे, तो ये दोनों सिचुएशन सही नहीं है। देयर शुड बी मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। वो कॉस्ट काउंटिंग वाली सारी टेक्निक अप्लाई होनी चाहिए। हमें अपना इन्वेंट्री EOQ डिटरमिन करनी चाहिए, हमें सेफ्टी स्टॉक लेवल बनाना चाहिए, ये सारा कुछ करना। देयर शुड बी अप्रोप्रिएट रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटीज का हमें पता होना चाहिए, डिटरमिन होनी चाहिए। ऑडिटर शुड कैरी आउट द रिव्यू ऑफ द एक्सेसिव इन्वेंट्री लेवल पॉसिबल वाया एक्सेप्शन रिपोर्ट IT सिस्टम। वो देखे कि जी एक्सेसिव कितना है, उससे पता चल जाता है। आप किसी फार्मेसी पे जाके कमांड मारें तो वो बता देता है कि यार इस पूरे साल में ये दवाई जो है जो 4 दफा सेल हुई है और आपने उसका स्टॉक इतना रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ऑडिटर इस तरह के IT सिस्टम में जाके देख सकता है कि कौन सी इन्वेंट्री जो है वो, क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट होने का भी चांस है और प्रोविजनिंग भी करनी हो सकती है। द ऑडिटर शुड आल्सो मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक आउट सिचुएशंस, कि स्टॉक आउट आप कितनी दफा हुए हैं, ये भी ऑडिटर को मॉनिटर करना चाहिए। तो ये इन्वेंट्री मूवमेंट्स के भी जो रिस्क आ गए, उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आ गए, उसके प्रिंसिपल कंट्रोल आ गए और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ गए। नॉन करंट एसेट, इसमें मैंने बताया कि ये चूंकि रेगुलर फीचर नहीं है, बाकी चीजें तो साइकिल हैं, परचेज साइकिल है, सेल साइकिल है, इन्वेंट्री मूवमेंट साइकिल है, कैश एंड बैंक साइकिल है, पेटी कैश साइकिल है,
ठीक है, पे रोल साइकिल है, हर महीने होता है। नॉन करंट एसेट ऐसा नहीं है। तो मेन रिस्क इसमें क्या होगा? नंबर वन, कैसेट विच कंपनी डज नॉट नीड कुड बी ऑर्डर, खासकर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कि वो एसेट ऑर्डर हो जाए जिनकी जरूरत ही नहीं है। मशीनें 4 चाहिए, 6 ऑर्डर हो गई, 2 पड़ी हुई हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट में बी रिकॉर्डेड एट एन इनकरेक्ट अमाउंट और रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू के प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसे रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। प्लस जब कैपिटलाइजेशन करने लगे हैं तो वो जो अमाउंट होनी चाहिए कैपिटलाइजेशन की, यानी कुछ जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होने चाहिए, वो आपने एसेट में नहीं डाले बल्कि एक्सपेंसेस में डाल दिए। तो ये भी एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। आगे चलें। अब इनको हमने करना क्या है कि जी अननेसेसरी एसेट परचेज ना हो। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑथोराइज्ड बंदे हों जो कि एसेट परचेज करें। ठीक है। तो ऑथोराइजेशन बेसिकली कंट्रोल एक्टिविटी है। ऑल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड भी होने चाहिए। कैपिटल रेवेन्यू का ख्याल रखा जाना चाहिए जो कि रिस्क हमने पीछे पड़ा है। प्रिंसिपल कंट्रोल क्या है? अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस शुड बी डन। कोई भी परचेज करने से पहले उसकी बकायदा जस्टिफिकेशन, हिस्ट्री, ये वो सब कुछ होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट हो जो कि ये सारा काम परचेज को जस्टिफाई करे। ये नहीं है कि मुंह उठा के कह दिया जी 6 मशीनें खरीद लो, ऐसा नहीं। देयर मस्ट बी सम फिजिबिलिटी टू परचेज सम नॉन करंट एसेट ना। इनवॉइसेस मस्ट बी एनालाइज्ड एंड अकाउंट कोड्स एंटर्ड ऑन द इनवॉइसेस। ये जो बिल आते हैं इनवॉइसेस मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के, वो एनालाइज होनी चाहिए कि उसमें कैपिटलाइज किसने होना है और रेवेन्यू में किसने जाना है। और जिन्होंने फिर कैपिटलाइज होना है उनके ऊपर कैपिटलाइजेशन का कोड लगना चाहिए, और जिन्होंने रेवेन्यू में जाना है उनके ऊपर रेवेन्यू का कोड लगना चाहिए। ठीक है। और ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये कैपिटल रेवेन्यू एनालिसिस करेगा इनवॉइसेस का। ऑडिटर चेक करेगा कि एंट्रीज आर मेड इन नॉन करंट एसेट रजिस्टर, के वो करंट एसेट रजिस्टर में वाकई एंट्रीज हुई हैं, तो वहां से भी कंफर्म हो जाएगा कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर की एंट्री और बुक्स की एंट्री सेम है। ऑडिटर उसे ऑब्जर्व करेगा। आगे चलेंगे। इश्यूज विद द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। लो जी, हमारे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल थे वो हो गए मुकम्मल। ठीक है। जो मेजर साइकिल थे हमने उनके कंट्रोल जो हैं वो कर लिए। इशू क्या है? कहता है जी कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉलर एंटिटीज आर ऑफन लेस सोफिस्टिकेटेड देन दोज इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा नई बात है? हमें पता है। दिस इज लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर है वो एक बंदा खुद ही दुकान खोलता है, खुद ही करता है। मैंने आपको पहले भी कई दफा एग्जांपल दिया। वो क्या बेचारा इंटरनल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये वो रखेगा। इन पर्टिकुलर अ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज ऑफन very difficult in small entities. It is also likely in small entities that there will be extensive involvement of the control activity by senior management of the entity. ठीक है कि सीनियर मैनेजमेंट की उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ड्रॉबैक समझा जाता है। लेकिन चूंकि वो एंटिटी छोटी है तो वो तो हर काम में इन्वॉल्व होंगे। In the case of smaller entities, the auditor will look for the existence of minimum business control. वहां मुझे आइडियल कंट्रोल नहीं ढूंढने चाहिए, कम से कम बिजनेस कंट्रोल तो मौजूद होने चाहिए। The minimum business control should be identified, recorded and tested as in any other type of the control. लेकिन बहरहाल जैसे बाकी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसी तरह इसका भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए और एनालाइज होना चाहिए। द ऑडिटर इज अनलाइकली टू बी एबल टू यूज द कंट्रोल एग्जिस्टिंग स्मॉल एंट्री एज बेसिस। ठीक है। कहता है जी स्मॉल एंट्रीज के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल है इसे बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? कि ये यहाँ पर ये उतने कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल नहीं होते जो लार्ज एंट्रीज के होते हैं। लिहाजा यहाँ पर ज्यादातर ऑडिटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड या सब्सटेंटिव टेस्टिंग पर मुश्तमिल होती है। आगे चलें। अब आगे बात जी एग्जाम टेक्निक। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ फिर एक दफा हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर हैज प्रेजेंटेड लिस्ट ऑफ रिस्क, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कुछ भी नहीं, यही 4 चीजें हैं ऑफ डिफरेंट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। कहता है what you may need to be able to do in exam is to apply general principle to any particular system or business described in exam question. कोई क्वेश्चन सिनेरियो दिया गया होगा,
उसमें से आपको वो क्या रिस्क बताएं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताएं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं, या वो कंट्रोल पूछ ले तो आपने वो आइडेंटिफाई द अप्रोच दैट वी रिकमेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है। ये तो कहते हैं द अप्रोच दैट वी रिकमेंड इज द अप्रोच दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड and illustrated in this chapter. However, it is extremely important that you should understand this approach so that you can apply it in exam. It is worth summarizing again. कहता है अप्रोच आपको आनी चाहिए, रट्टे नहीं मारने। कल वो पता नहीं फायदा कह रही थी या कौन कह रही थी आखिर में कि सर जी ये याद भी करना होता है, ये याद नहीं करना, इसको समझना है। क्योंकि पेपर में समझकर सिस्टम जो है वो कह रहा है जी रिस्क, ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ओके, तो कहता है जी क्या करें, कंसिडर द थिंग्स दैट गो रॉन्ग मीन रिस्क, देन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, देन कंट्रोल, प्रिवेंट एंड डिटेक्टिव कंट्रोल जो भी वहां पर है, एंड देन टेस्ट द कंट्रोल, ठीक है। तो ये सर्कल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, लिस्ट द कंट्रोल व्हिच योर क्लाइंट शुड हैव इन ऑपरेशन to prevent losses to entry as a result of above system. System क्या है? Your audit client operates a chain of fast food restaurant. 6 types of standard meals are available and are heated when customers place their orders. The meals are ordered weekly by the restaurant manager from the distribution center at head office. बाहर की एग्जांपल है, वो वहाँ जैसा सिस्टम होता है। वो कहता है हफ्ते के मील इकट्ठे आ जाते हैं, फ्रोजन होते हैं, फिर उन्हें हीट अप करके तो कस्टमर्स को ऑर्डर के तहत बेचा जाता है। हफ्ता हफ्ता चलते हैं वो। एट द एंड ऑफ द ईच वीक अनयूज्ड मील्स फ्रॉम द प्रीवियस वीक आर सेंट बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर डिस्पोजल। आगे चलेंगे। अब उसने इसका एनालिसिस किया हुआ है। कहता है जी इसके अंदर अब ये देखें कि जी कहता है कंट्रोल क्या क्या होने चाहिए। हमें ये लग रहा है इसके अंदर कोई इन्वेंट्री का प्रॉपर सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं। अगले पेज पे जाएं जरा, ये देखें। मैनेजर शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मंथली रिकॉन्सिलेशन ऑफ मील्स बॉट, मील्स सोल्ड एंड मील्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस। ये एक रिकॉन्सिलेशन बननी चाहिए, इन्वेंट्री की रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए। मील सोल्ड पर दिस रिकॉन्सिलेशन शुड बी एग्रीड विद द मंथली सेल्स फिगर ऑफ, ठीक है, वो वहां से क्रॉस हो जाएगी। वे रिटर्न्स are the above, where returns are above a predetermined level, management and head office should be investigated कि क्यों हमारी रिटर्न तो 4-5 मील्स की होती है, ये 10-10, 20-20, 25-25 मील क्यों रिटर्न हो रहे हैं। where returns are very low, management at head office should investigate to ensure that customer have not been turned away due to a lack of inventory, ठीक है। जहां पर रिटर्न्स जो है वो बहुत लो हैं, तो वहाँ ये भी तो हो सकता है कि आपने ऑर्डर कम मंगवाया, रिटर्न भेज ही नहीं रहे, 2 मंगवाया, 2 कस्टमर आए, दे के फारग हो गए, जी हमारी तो रिटर्न ही कोनी है। तो उसका एक ये वाला पहलू भी देखना है। 6 स्ट्रिक्ट फिजिकल कंट्रोल होने चाहिए, ऑथराइजेशन लिमिट होनी चाहिए, कोई मिनिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए, सरप्राइज विजिट हेड ऑफिस का होना चाहिए। एन अल्टरनेट द एग्जामिनर माइट रिक्वायर यू टू आइडेंटिफाई द रिस्क टू विच बिजनेस माइट। कहता है जी ये तो था, उसने कंट्रोल आपसे पूछ लिए, वो ये भी पूछ सकता था कि ये जो बिजनेस है इस सिस्टम के अंदर क्या जो रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। तो रिस्क यही इन्वॉल्व है कि जी इन्वेंट्री जो है वो मिस हैंडल हो जाए, ठीक है, कस्टमर जो हैं स्टॉक आउट हो जाए और कस्टमर वापस जाएं, या ओवर इन्वेंट्री हो जाए, या कुछ मील्स जो हैं वो स्टाफ खुद यूज कर ले, वो सेल में शो ही ना किए जाएं, ठीक है, फिजिकल सेफ गार्ड ना हो मील्स का, ठीक है। एंड देन वो कह रहा है कि जी अल्टीमेटली ये वो रिस्क हैं जिनको इन कंट्रोल्स के जरिए कवर किया जा सकता है। तो आपने ये देखना है कि एग्जामिनर ने रिस्क पूछे हैं, एग्जामिनर ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, एग्जामिनर ने कंट्रोल पूछे हैं, या एग्जामिनर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछे हैं। आपके आंसर की जो वर्डिंग है वो अकॉर्डिंगली फ्रेज हो जाए, और कुछ भी नहीं होना। ग्रामर आगे पीछे करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बाकी अगर रिस्क आते हैं तो आगे सारी चीजें जो है आपको पता है। आगे चले जी। ये फिर एक एग्जांपल है, ये आपने घर पे अब अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हुए, इंटरनल कंट्रोल्स टू एड्रेस हैं कि जी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस मीन रिस्क हैं। ये क्या है,
दीज आर रिस्क, ठीक है। और ये इंटरनल कंट्रोल्स टू एड्रेस, ठीक है, ये कंट्रोल्स हैं, प्रिंसिपल कंट्रोल्स हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएं तो इन्हीं चीज़ों को आप ऑडिटर की तरफ से ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, चेक, इस तरह के वर्ड यूज करके लिख सकते हैं। आगे चलें, इसको आपने घर पर अच्छी तरह से इसको रेडी करना है। फिर ये एक देखें, यूजिंग द लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द एग्जांपल इमीडिएटली अबव सेट आउट द ऑर्डर्ड प्रोसीजर्स। ये अब उसने क्या पूछ ली है, ये सॉरी ये उसने पूछ ली है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस, चेक कॉस्ट, ठीक है, ये कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। इनपुट अ सैंपल ऑफ डमी डिस्पैच, कंप्यूटर में डाटा डाल के देखें। इनपुट अ सैंपल ऑफ डमी सेल इनवाइस, कंप्यूटर में डाटा डाल। रिव्यू अमेंडमेंट फॉर्म फ्रॉम द कस्टमर डिटेल, रिव्यू प्रिंट, ये हर चीज क्या है, सिलेक्ट इनपुट, इनपुट सैंपल, सिलेक्ट इनपुट सैंपल, रिव्यू रिव्यू। तो ये सब कुछ क्या है, ये ऑडिटर ये वाले काम करेगा। तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो अप्लाई कर रहा है। फिनिश हो गया जी, लो जी, चैप्टर हो गया जी खत्म। अब आपने करना है इसका टेस्ट, वो आपको ग्रुप में हम लगा देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसे क्लोज करते हैं। अगला चैप्टर अब अभी हम शुरू नहीं कर सकते। वो आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग का चैप्टर है, उसमें भी एक चैप्टर में सब्सटेंटिव टेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। और उसके बाद यहाँ तो सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हैं वो एक चैप्टर में लिखे गए हैं ना, सेल के, परचेज के, पेरोल के। वहाँ पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग चूंकि थोड़ी सी डिटेल टेस्टिंग है जिसकी बेस के ऊपर हमने ओपिनियन बनानी होती है। और ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है ये तो एक सपोर्ट फंक्शन है जिसकी बेस के ऊपर हमने एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग डिसाइड करनी होती है। लिहाजा मेजर काम वो है। इसलिए उसने क्या किया है कि हर एक के लिए एक अलहदा चैप्टर जो है इंक्लूड कर दिया है। यानी रिसीवेबल के सब्सटेंटिव टेस्ट का अलहदा चैप्टर है, पेबल का अलहदा, इन्वेंट्री का अलहदा है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस का अलहदा है, नॉन करंट एसेट का शायद, हाँ, फिर वो आखिर में एक इकट्ठा चैप्टर है। और वो क्या कहते हैं, इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन, उनका एक अलहदा सेगमेंट बना हुआ है। बहरहाल वो 4-5 चैप्टर वो हैं। और जो ही हमने पहला चैप्टर पढ़ा, सारे चैप्टर उसी पैटर्न के ऊपर है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं, वरना हम इसे क्लोज करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे बात